हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? दोस्तों आज लेकर आए हैं आप सबके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेट बीपीएससी 4.0 के लिए। तो यदि आप बीपीएससी टीआरई की तैयारी कर रहे हैं या बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो ये प्रीवियस ईयर आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप सब भी देख रहे हैं कि बीपीएससी में कैसे रिपीट क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं। तो आपके लिए क्वेश्चन एकदम रामबाण की तरह होगा। तो आप सब वीडियो में पूरा देखें। इसमें कुल टोटल 10,000 से भी ज़्यादा आप सबको क्वेश्चन करवाया जाएगा। तो आप सब जान रहे हैं कि 40 जो नंबर है जनरल नंबर है, चाहे पीआरटी के लिए हो, 6 to 8 के लिए हो, 9 to 10th या 11th to 12th के लिए हो, सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रीवियस ईयर इसमें है। जनरल पेपर सब टॉपिक से, सब सिलेबस से है, सब सब्जेक्ट से है। ठीक, तो आप पूरे वीडियो में बने रहें। आप सब जान सकते हैं 10,000 क्वेश्चन बहुत होता है। तो आप सब धीरे धीरे अभी पढ़ेंगे, है ना। अभी पेपर भी नहीं आया है, एग्जाम डेट भी नहीं है, तब तक लिए 10,000 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। आप सब एक बार वीडियो सुबह में देख लें, एक बार शाम को देख लें, आपको याद हो जाएगा। नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। इसमें अब देखिए कुल मिला के 107 सवाल 2 वीडियो में कवर कर दिया गया। ठीक, आज नेक्स्ट वीडियो है तो 108 क्वेश्चन हो गया है। तो निम्न में से कौन सा या किस स्थल पर मौर्य साम्राज्य द्वारा महल बनवाया गया था? तो मौर्यों ने कहाँ पर महल बनवाया था? कुम्हरार में। बहुत इंपॉर्टेंट है, बी ऑप्शन सही है। कुम्हरार, कुम्हरार में मौर्य साम्राज्यों ने क्या बनवाया था? महल। और देख लेते हैं वालडेल को कुम्हरार, ये कहाँ है? पटना के निकट है। से एक स्तंभ तथा स्नूपर, इसमें क्या था? 72 स्तंभ की प्राप्ति हुई थी, जिसमें 8 स्तंभ खोजे गए हैं। इस प्रकार के कुम्हरार से 80 स्तंभों वाले लकड़ी का राजमहल का अवशेष प्राप्त हुआ, जिसे जिसे चंद्रगुप्त मौर्य का राजमहल माना जाता है। पतंजलि के महाभाष्य में चंद्रगुप्त मौर्य के इस राजसभा का उल्लेख हुआ है। फाहियान ने इसे राजप्रसाद को देव निर्मित बताया। देखिए इस राजमहल को ना देव निर्मित कौन बताया? फाहियान ने बताया। ठीक, तो बहुत इम्पोर्टेंट है। जो कुम्हरार है ना, पटना के निकट है, लकड़ी का राजमहल है जो कि माना जाता है मौर्यों से संबंधित है। शक संवत का प्रारंभ हुआ था 78 एडी से, है ना। शक संवत 78 ईसा में प्रारंभ हुआ। इसे प्रारंभ करने का श्रेय कुषाण शासक कनिष्क को जाता है। शक संवत लिखवाने के लिए सर्वप्रथम ईस्वी में 78 कम कर दिया जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर शक संवत पर आधारित है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे 1957 में मान्यता प्राप्त है। शक कैलेंडर समय की चंद्र सौर गणना पर आधारित है। और देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। दूसरी शताब्दी के आसपास रचित संस्कृत के शिलालेख के अनुसार सुदर्शन झील एक कृत्रिम जलाशय की मरम्मत किसने कराया था? ये कहाँ? गुजरात में है ना सुदर्शन झील। तो इसका मरम्मत कौन करवाया था? रुद्र दामन ने करवाया था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। देखिए कितनी बार क्वेश्चन रिपीट हुआ। प्री में आया है 22 में और 23 में आया है। अभी नया नया क्वेश्चन है एकदम। तो जूनागढ़ अभिलेख है ना 150 से 151 के अनुसार रुद्र दामन प्रथम द्वारा सुदर्शन झील के मरम्मत कराने का उल्लेख मिलता है। सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के प्रांतीय शासक पुष्पगुप्त ने कराया था। इसके बाद अशोक ने राज्यपाल तुषा अस्प ने उससे नहरें निकलवाई। तो यहाँ से नहरें कौन निकलवाया था? अशोक का राज्यपाल था। ठीक, उल्लेखनीय है कि रुद्रदामन के समय में अतिवृष्टि से झील का बांध टूट गया था, जिससे मरम्मत कार्य रुद्रदामन के प्रांतीय शासक सुविशाख ने करवाया था। तो याद कर लीजिए नाम क्या था? सुविशाख। इसके लिए प्रजा पर कोई अतिरिक्त कर नहीं आरोपित किया। मतलब इसका जो निर्माण हुआ था ना, मरम्मत, मतलब प्रजा से कोई पैसा नहीं वसूला गया था कि पैसा से वसूल कर मरम्मत किया जाए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? बृहद्रथ था। ठीक, तो मौर्य
साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? वृद्धरथ। चंद्रगुप्त मौर्य ने 323 से 321 ईसा पूर्व मौर्य साम्राज्य की स्थापना किया। वृद्धरथ की हत्या उसके सेनापति पुष्पमित्र शुंग ने किया, जिसने शुंग राजवंश की स्थापना किया। तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीवियस ईयर। तो आप सब पूरे वीडियो में बने रहें और चैनल को आप सब सब्सक्राइब कर लें, ठीक। और पीडीएफ पे आप सब देख सकते हैं, यहाँ पर है टेलीग्राम लिंक, तो उससे आप टेलीग्राम ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पर पीडीएफ दे दिया जाएगा, आप सब रिवीजन कर लीजिएगा। मेगास्थनीज को राजदूत के रूप में किसके दरबार में भेजा गया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। मेगास्थनीज कहाँ का था? यूनानी राजा था। यूनानी राजा सेल्यूकस द्वारा मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया एक यूनानी राजदूत था। वह एक खोजकर्ता तथा इतिहासकार था। इसने इंडिका नामक पुस्तक की रचना की, जिसमें उस समय के भारतीय समाज के बारे में वर्णन किया और 7 भागों में बांटा था, है ना। मेगास्थनीज इंडिका की रचना किया था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सी पुस्तक बिंदुसार को एक अभिषिक्त क्षत्रिय वर्णित करता? बिंदुसार को क्या कहा गया है? अभिषिक्त क्षत्रिय। तो ये पुस्तक है दिव्य वादन, है ना। दिव्य वादन में चंद्रगुप्त मौर्य का जो पुत्र था बिंदुसार को क्षत्रिय मूर्तिभिषिक्त अथा अभिषिक्त क्षत्रिय कहा गया। चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य के दूसरे शासक थे। इसका शासनकाल 298 से 273 ईसा पूर्व तक रहा। बिंदुसार को अभिमित्र घात भी बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। बिंदुसार को क्या बोलते हैं? अमित्र घात। अब मौर्य काल में कंटक शोधन न्यायालय किस प्रकार का न्याय करता था? जो मौर्य काल में कंटक शोधन जो न्यायालय था ना, फौजदारी से संबंधित न्याय करता था। और मौर्य काल में 2 प्रकार के न्यायालय का उल्लेख मिलता है ना। एक था धर्मी स्थली, एक तो कंटक शोधन। ये न्यायालय ग्राम संघ और राजा न्यायालय के अतिरिक्त थे। धर्म स्थली न्यायालय दीवानी न्याय संबंधित काम करता था और कंटक शोधन न्याय संबंधित न्यायालय फौजदारी से संबंधित न्याय करता था, ठीक। दोनों अंतर देख लीजिए। मौर्य काल में समाहर्ता राजस्व विभाग का प्रधान होता था, जिसको क्या बोलते हैं? महासंग्रहकर्ता। और मौर्य काल में शासकीय भूमि से प्राप्त आय को सीता कर कहा जाता था। ध्यान देना, सीता एक प्रकार का कर था मौर्य काल में। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र तक्षशिला था। कौटिल्य का अर्थशास्त्र 15 अधिकरणों में विभक्त है। तो जितने भी देखिए एक्सप्लेनेशन है सब क्वेश्चन है ना। तो देखिए 2021 का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए उसी में से क्वेश्चन बना है। समाहर्ता क्या था? समाहर्ता कौन था? जो कर को इकट्ठा करता था ना, जिसको महासमाहर्ता भी कहा जाता था, एक कर को इकट्ठा करता था। मौर्य काल में शासकीय भूमि को क्या कहा जाता था? जिसे आप प्राप्त होती थी? सीता कर, है ना, भूमि को। तो ऑप्शन हो जाएगा डी। देखिए 2012 क्वेश्चन है। एक्सप्लेनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लेनेशन आप देखेंगे ना तो आप सबको और अच्छा लगेगा आंसर देने में। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था तक्षशिला, अभी आप सब देख चुके हैं। और कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र कितने अधिकरण में बटा हुआ था? 15। देखिए 2007-8 में आया है। और किस शिलालेख में अशोक ने त्रिरत्न में अपना विश्वास प्रकट किया? त्रिरत्न, तो भाब्रुगढ़ का जो शिलालेख था इसी में मिलता है कि अशोक ने अपना विश्वास प्रकट किया था त्रिरत्न में। देख लेते हैं। सम्राट अशोक बाब्रू शिलालेख को जयपुर के निकट विराट नगर से खोजा गया। तो सबसे पहले ये इम्पोर्टेंट है कि भाब्रू जो शिलालेख ना कहाँ से मिला है? राजस्थान के जयपुर के निकट विराट नगर से, जिसमें अशोक द्वारा बौद्ध धर्म के 3 रत्न बौद्ध धम्म संघ में अपनी आस्था व विश्वास प्रकट किया। इसी अभिलेख में अशोक स्वयं को मगध का राजा, जिसे बोलते मगधीराज कहा। सौर गौरा अभिलेख में अकाल का उल्लेख मिलता है। तो आपसे पूछा जाएगा किस अभिलेख में
अकाल का उल्लेख मिलता है तो सौगौरा। अशोक के 13वें शिलालेख में कलिंग विजय का वर्णन मिलता है। समानता अशोक अपने अभिलेखों में प्रियदर्शी नाम से जाना जाता है। तो अभिलेखों में अशोक को क्या कहा गया? प्रियदर्शी। अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था, है ना। और अशोक के शिलालेख किस भाषा में लिखे गए थे? प्राकृतिक भाषा में। तो बहुत इम्पोर्टेंट, देखिए ये एक्सप्लेनेशन ना बहुत इम्पोर्टेंट है, एकदम अमृत की तरह है एक्सप्लेनेशन। वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया, कौन सा था? भाब्रू गढ़। ये कहाँ से मिला है? राजस्थान के जयपुर के विराट नगर से, है ना। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन? प्राकृतिक भाषा थी, बहुत इंपॉर्टेंट है। अशोक के ब्राह्मणी अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था, है ना। तो देखिए जब आप एक्सप्लेनेशन ध्यान से सुनेंगे ना तो आप सबको बहुत अच्छा लगेगा। अपने शिलालेखों में अशोक समानता किस नाम से जाना जाए? प्रियदर्शी, है ना। तो सब क्वेश्चन देखिए वही से आया, 2019 का क्वेश्चन है। और किस अभिलेख में कलिंग का विजय वर्णन मिलता है? 13वें शिलालेख में ना। तो 13वां शिलालेख कहाँ? इसमें कहीं पर नहीं है। अशोक के किस अभिलेख में अकाल का वर्णन कहाँ मिलता था? सौगौरा अभिलेख से। तो ऑप्शन हो जाएगा ए। और भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना किस शासक ने? तो भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना कौन किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में देख लेते हैं डिटेल्स में, बहुत इंपॉर्टेंट है। चंद्रगुप्त मौर्य भारत के महान सम्राट थे। उन्होंने मौर्य साम्राज्य की स्थापना 323 से 321 ईसा पूर्व में किया। चंद्रगुप्त मौर्य सुदूर दक्षिण को छोड़कर पूरे भारत को एक साम्राज्य के अधीन लाने में सफल रहे, है ना। मतलब दक्षिणी भारत में नहीं, उत्तरी भारत में तो सफल रहा। एक तो तमिल ग्रंथ, है ना, आहना नूर और नूरना नूर, ये तमिल ग्रंथ है, में चंद्रगुप्त के दक्षिण विजय का वर्णन मिलता है। चंद्रगुप्त मौर्य का महत्वपूर्ण युद्ध घनानंद के साथ उत्तराधिकार के लिए हुआ था, है ना। चंद्रगुप्त के शत्रुओं के विरुद्ध चाणक्य ने कूटनीति रणनीतियों का वर्णन विशाखा दत्त द्वारा मुद्रा राक्षस में मिलता है। तो मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? विशाखा दत्त, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस महत्वपूर्ण नाटक को हिंदी में अनुवाद कौन किया? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने किया। और रुद्रदामन ने जूनागढ़ अभिलेख से यह जानकारी मिलती है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिमी भारत तक फैला था। कहाँ से पता चलता है? रुद्रदामन से, और रुद्रदामन जूनागढ़ से मिला है। चंद्रगुप्त मौर्य एक प्रबुद्ध निरंकुश शासक था, बिल्कुल सही है। इसने पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया, ये भी सही है ना। इसने दक्कन का विजय भी प्राप्त किया, बिल्कुल सही। तो जितने भी देखिए पॉइंट है ना सब बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी देखिए इसी में से सब क्वेश्चन आया है। चंद्रगुप्त मौर्य था एक प्रबुद्ध और निरंकुश राजा था, शासक था। देखिए 2013 में क्वेश्चन आया है। और देख लेते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रसिद्ध एक ग्रंथ है ना मुद्रा राक्षस, लेखक कौन है? विशाखा दत्त है। अभी सब एक्सप्लेनेशन में देखे थे। किस अभिलेख में यह साबित होता कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिमी कौन सा था? रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख से मिलता है ना। ऑप्शन सी हो जाएगा। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने बनाया था। और पटना से ही इसका लकड़ी का महल के बारे में भी जानकारी मिला है। निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन का विजय भी मिला था, है ना, चंद्रगुप्त मौर्य को। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट वर्णन है वह कौन है? विशाखा दत्त। किसमें वर्णन करता है? मुद्रा राक्षस में। और कौटिल्य अथवा चाणक्य किस सम्राट का प्रधानमंत्री था? चंद्रगुप्त मौर्य का था प्रधानमंत्री। और क्या है? कौटिल्य अथवा चाणक्य मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री और पुरोहित थे। पुरोहित प्रमुख धर्माधिकारी होता था। ठीक, पुरोहित का काम क्या होता है? धर्म से संबंधित काम करना। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में ये दोनों विभाग कौटिल्य के अधीन था। कौटिल्य को भारत का मैकियावेली के नाम से जाना जाता है।
कौटिल्य ने अर्थशास्त्र नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना किया जो राजनीति शास्त्र से संबंधित है। और चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को बख्शीश उपहार के रूप में 500 युद्धक हाथी भी दिया। और नंद वंश के पश्चात मगध पर मौर्य वंश का शासन स्थापित हुआ। विलियम जोन्स ने सेंड्रोकोटस की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य से किया। ध्यान रहे, पूछा जाता है कि सेंड्रोकोटस किसे कहा जाता है, तो चंद्रगुप्त मौर्य को। अगला क्वेश्चन क्या है, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक की रचना किसने किया था, कौटिल्य ने किया था। ये ऊपर सब पढ़ चुके हैं। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है, राजनीति, अभी बताते ना, राजनीति शास्त्र से संबंधित है पुस्तक। नंद वंश के संस्थापक मगध पर किसका था शासन, मौर्य वंश का था। ऑप्शन हो जाएगा ए। सेंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने किया था, विलियम जोन्स ने किया था, है ना। और कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है, शासन कला के सिद्धांत और अभ्यास से। ऑप्शन बी। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को बख्शीश के रूप में क्या दिया, हाथी दिया था ना। कितना हाथी, 500 हाथी, अभी ऊपर पढ़े थे। और मेगास्थनीज का दूत था, किसका, सेल्यूकस का। ऑप्शन हो जाएगा ए। और देख लेते हैं, मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया था। इसके द्वारा इंडिका पुस्तक में मौर्य युगीन समाज संस्कृति का विवरण मिलता है। मेगास्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक में पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन का भी उल्लेख किया। इसके साथ ही इसमें मौर्य समाज के 7 वर्गों में विभाजन का भी वर्णन मिलता। मतलब मौर्य समाज को कितने भागों में बांटा था, 7। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का काम मिलता, इंडिका, मेगास्थनीज के इंडिका से। मौर्य समाज को 7 भागों में कौन बांटा था, मेगास्थनीज की पुस्तक कौन था, इंडिका। देखिए कितनी बार आया है, 17, 18, 3, 4 में आया। इंडिका का लेखक कौन है, मेगास्थनीज है। बहुत आसान है। अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या था, तो इनमें से कोई नहीं। देख लेते हैं क्या उद्देश्य था। अशोक के धम्म में राजा के प्रति वफादारी, बड़ों का सम्मान, धार्मिक संहिता, शांति एवं अहिंसा से विचार परिलक्षित थे। तो धम्म का मतलब यही था, वफादारी, बड़ों का सम्मान, धार्मिक संहिता। इतिहास में अशोक की प्रसिद्धि का कारण उसका धम्म था, है ना। सबसे ज़्यादा जो फेमस हुआ था अशोक धम्म के कारण, जिसको अशोक ने अपने दूसरे तथा 7वें स्तंभ लेख में इस प्रकार वर्णित किया कि धम्म है साधुता, बहुत से कल्याणकारी अच्छे कार्य करना, पाप रहित होना, मृदुता, दूसरों के प्रति व्यवहार में उदारता, दया, दान तथा सुचिता, है ना। ये सब वर्णन किया था। अशोक ने अपने 12वें शिलालेख में धम्म की सार वृद्धि पर जोर दिया। तो धम्म पर ज़्यादा जोर किस पे दिया था, 12वें शिलालेख में। अशोक चंद्रगुप्त का पौत्र था। अशोक किसका पौत्र था, चंद्रगुप्त का। अशोक की रानी का नाम कारुवाकी उसके अभिलेखों में मिलता है। अशोक की रानी का नाम क्या था, कारुवाकी। इसका नाम कहाँ मिलता है, अभिलेख में। अशोक के ही प्रयास से बौद्ध धर्म एक वैश्विक धर्म बना, है ना। अशोक के साम्राज्य में श्रीलंका शामिल नहीं था। अशोक के साम्राज्य में कौन शामिल नहीं था, श्रीलंका। अशोक ने अपनी पुत्री को, संघमित्रा को श्रीलंका पर भेजा था ना। अभी देखते हैं। अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा पाटलिपुत्र में आयोजित किया गया। अशोक ने कलिंग पर आक्रमण कर उसे विजित किया। मौर्य साम्राज्य के पतन के लिए आर्थिक कारण को डी कौशाम्बी ने प्रतिपादित किया। और जो बताया, जो मौर्य साम्राज्य पतन हुआ था ना, किस कारण से, आर्थिक कारण से मौर्य साम्राज्य पतन हो गया। और कौन बताया है, डी कौशाम्बी ने बताया। ठीक, तो देख लेते हैं 134।
आज दोस्तों यहीं तक देखते हैं 144 तक ही, ठीक। बाकी अब देखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, टेक केयर।